नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। और रीट एग्ज़ाम लेवल 2 के मॉडल टेस्ट पेपर की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और संस्कृत व्याकरण का ये दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले एक मॉडल टेस्ट पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस मॉडल टेस्ट पेपर को भी देख लें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का ये मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कै वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। कै जो वर्गस्य कै वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से है। कै वर्ग का तात्पर्य है कै ख ग घ ड़ अंग। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो देखिए इसके लिए सूत्र है एक, अकु है विसर्जनीय नाम कंठा। अकु है विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से है, दंत से नहीं हो सकता। दंत से नहीं हो सकता, ओष्ठ से नहीं हो सकता। जीवामूल, जीवामूल्यस्य जीवामूलम। कै और ख जो है जीवा का मूल, यानी जहाँ से जीवा अपनी शुरू होती है वहाँ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है ना, उसको जीवा मूल्यस्य जीवामूलम वर्ण कहा जाता है। दंत से नहीं हो सकता। दंत से जो है आपका तय वर्ग जो है वो दंत से संबंधित है। और ओष्ठ जो है वो आपका पै वर्ग जो है पै फै बै भै में, ये ओष्ठ से संबंधित है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर होगा कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिष्य शब्दस्य चतुर्थी बहुवचने रूपम भवति। शिष्य शब्द का बहुवचन रूप बताना है। तो देखिए इसमें राम का ही शब्द रूप चलेगा शिष्य में। राम रामो रामा, रामम रामो रमान, रामेण रामाभ्याम रामे, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। चतुर्थी बहुवचन है तो रामेभ्य होता है चतुर्थी बहुवचन। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, शिष्येभ्य। बिल्कुल सही, यही हमारा जवाब है, शिष्येभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहयोगे विभक्ति भवति। सह के योग में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी, तृतीया, सप्तमी या पंचमी। इसके लिए भी सूत्र है, आपने पढ़ा होगा कारक और विभक्ति वाले टॉपिक में। सहयुक्ते प्रधाने तृतीया, सह साकम समम और सार्थम, इन शब्दों के योग में जो है हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। तो सहयुक्ते प्रधाने तृतीया, इसके आधार पर तृतीय विभक्ति होगी, यही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारकम नास्ति। निम्न में से कौन है जो कारक नहीं है। ये करण तो कारक होता है, अधिकरण भी कारक है, कर्ता भी कारक है, और संबंध जो है वो हिंदी में तो कारक की श्रेणी में शामिल है, लेकिन संस्कृत में जो है संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि कारक वे होते हैं जो क्रिया के साथ सीधा संबंध रखते हैं, लेकिन संबंध कारक जो है वो क्रिया के साथ संबंध नहीं रखता, बल्कि वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। तो इसलिए संबंध जो है इसको कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। कारक जो है संस्कृत में 6 होते हैं और विभक्तियां जो है वो 7 होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय इति पदे उपसर्गः अस्ति। अन्वय जो पद है, शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। अन्वय, देखिए पढ़ने से ही आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा। अन्वय, आपको कुछ संधि का इसमें झलक लग रही होगी, कोई ना कोई संधि है इसमें। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, यण संधि से संबंधित ये शब्द है अन्वय। वह जो है वो यण संधि जिसमें कि सूत्र है इको यण ची, यानी ई वर्ण जो है वो य में कन्वर्ट होता है, उ वर्ण जो है वो व में कन्वर्ट होता है, और री वर्ण जो है वो रे में या त्रय में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर वह है जो कि उ का बदला हुआ रूप है, उ को बदल दिया जाता है यण संधि में व में। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही होगा, अनव नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, अन नहीं हो सकता, अनु। अनु जो है इसका सही आंसर होगा। अनु, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, और उपसर्ग भी मैंने आपको बताए थे 22 उपसर्ग होते हैं, प्रय परा आप सम अनु अव निस निर। तो इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि ये कोई उपसर्ग नहीं है। ये अनु जो है ये उपसर्ग है, और अन्वय शब्द में यण संधि के द्वारा ये उपसर्ग लगा है, अनु उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत इति शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। पर्वत जो शब्द है इसका द्वितीय बहुवचन रूप बताना है कि कौन सा होगा। तो पर्वत शब्द के लिए भी हम क्या करेंगे, राम का शब्द रूप चला देंगे। राम रामो रामा, रामम रामो रामान,
राम रामो रामा, रामम रामो रामान। तो ये द्वितीय बहुवचन रामान होता है राम के शब्द रूप में। तो पर्वत में भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है आपका पर्वतान। पर्वतान जो है वो इसका सही आंसर होगा। अब देखिए इसमें नीचे हलंत नहीं लगा है, ऊपर वाले में हलंत लगा हुआ है। तो इसका तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि शब्द रूप में जब आप शब्द रूप देखेंगे तो उसमें आपको हलंत मिलेगा राम के शब्द रूप में। तो हमें इसमें इस वाले ऑप्शन को सही करना होगा जिसमें हलंत लगा हुआ है। हलंत आपको पता है, हलंत लगने का तात्पर्य है कि इस वर्ण के में स्वर नहीं है, यानी स्वर रहित हो गया है ये वर्ण, तो नीचे हलंत लगा दिया जाता है। और व्यंजन जितने भी हैं वो स्वर रहित ही होते हैं। हम बोलते समय उनमें स्वर ऐड करते हैं। तो इसका आंसर होगा पर्वतान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यण संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। यण संधि विधायक सूत्र कौन सा है? अभी पीछे ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, कौन सा होगा बताइए। अयादि तो स्वयं एक संधि है। वृद्धि राधेच नहीं है, अदेंग गुण है, आद्य गुण है, गुण संधि विधायक सूत्र है। वृद्धि राधेच आदि वृद्धि, ये तो वृद्धि संधि है उससे संबंधित सूत्र है ये। ए प्लस ए मिल के आई होता है और ए प्लस ओ मिल के औ होता है। ये वृद्धि संधि में हम पढ़ते हैं इसको। तो ये वृद्धि राधेच उससे संबंधित है। अदेंग गुणा है, गुण संधि विधायक सूत्र है। अयादि तो खुद स्वयं एक संधि रूप है, स्वर संधि का एक प्रकार है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा इको यणची। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागतम इत्यत्र संधि कै। बहुत आसान सा सवाल है। स्वागतम शब्द में कौन सी संधि है? अयादि, गुण, दीर्घ या यण संधि? यहाँ भी आपको देखिए बोलते समय ध्वनि आ रही है स्वागतम, स्वागतम, सु प्लस आगतम, बिल्कुल सही। ये होगा इसका सु प्लस आगतम, यानी ऊ की ध्वनि आ रही है और ऊ जो है वो व में बदल गया है, व में कन्वर्ट हो गया है। ई य में कन्वर्ट होता है, ऊ व में कन्वर्ट होता है और री त्रय में या रे में बदलता है। तो ऐसी संधि कौन सी है? यण संधि। इको यणची सूत्र के तहत ये होता है, इसमें कन्वर्ट होते हैं ये वर्ण और ये यण संधि विधायक सूत्र है इको यणची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनिना अनुसार नाटकस्य कति उद्देश्य निसंति। भरत मुनि के अनुसार नाटक के कितने उद्देश्य हैं? भरत मुनि का ग्रंथ भी है नाट्य शास्त्र, इन्होंने लिखा है जिसमें इन्होंने नाटक के जो है उद्देश्य बताए हैं। तो कितने हैं भरत मुनि के अनुसार नाटक के उद्देश्य? 1, 7, 4 या 3? कौन सा होगा सही आंसर? बिल्कुल सही, 3। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के इन्होंने उद्देश्य बताए हैं नाटक के, जिसमें कौन कौन से उद्देश्य शामिल होते हैं? 3 उद्देश्य होते हैं देखिए इसमें पहला उद्देश्य होता है हितोपदेशम, यानी नाटक ऐसा हो जो व्यक्ति और समाज का हित करे। दूसरा है विश्रांति जन्नम, यानी ऐसा नाटक ऐसा हो जो शांति प्रदान करे। और तीसरा आपके विनोद जन्नम, यानी नाटक जो है उसको देख करके विनोद यानी कि खुशी का अनुभव हो, मनोरंजन जो है उस नाटक से हो। तो ये 3 इन्होंने भेद बताए हैं भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बुद्ध चरितम कस्य कृति अस्ति। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? ये आपको पढ़ना होगा। बहुत सी पुस्तकें हैं, एक प्रश्न हर बार आता है संस्कृत में इस तरह का कि निम्न ग्रंथ किसका लिखा हुआ है। तो देखें, वररुचि जो कि 3 मुनि हुए हैं संस्कृत में, पाणिनि, वररुचि और पतंजलि। तो त्रिमुनि में शामिल है वररुचि। इनका दूसरा नाम कात्यायन भी है। इनकी कृति नहीं है बुद्ध चरितम। विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र के रचयिता हैं, पंचतंत्र इनकी प्रमुख कृति है विष्णु शर्मा, जिसमें कि जानवरों को मानवीय कार्य करते हुए बताया गया है। कार्टून भी आते हैं कई टीवी पर पंचतंत्र से संबंधित। सत्यनारायण शर्मा और चौथे हैं अश्वघोष। तो अश्वघोष जो है इनकी कृति है बुद्ध चरितम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रुत पाठस्य महत्वपूर्ण पदम अस्ति। द्रुत पाठ का महत्वपूर्ण पद किस में है? यानी द्रुत पाठ को बालक कब पढ़ते हैं? द्रुत पाठ तेजी से पाठों को कब पढ़ते हैं? उच्चारण अभ्यास करते समय,
वर्तनी अभ्यास करते समय, सस्वर वाचन के समय या मौन पाठन के समय। देखिए, उच्चारण करते समय बालक को तेज पढ़ने के लिए, तेज पठन करने के लिए नहीं कह सकते। वर्तनी अभ्यास के समय भी ऐसा नहीं होता। सस्वर वाचन में भी ये नहीं कहा जाता कि बालक से कि आप तेज पढ़ें या तेज़ी से पढ़ना शुरू करें। मौन पठन, मौन पठन में बालक की स्वयं की इसमें रुचि होती है कि वो तेज़ी से पढ़ सकता है, बिल्कुल शांति से बैठ के, और द्रुत गति से पाठ को पढ़ लेता है, उसके अर्थ को ग्रहण कर लेता है। सबसे अधिक अर्थ ग्रहण जो है बालक इसी कौशल में करता है, मौन पठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवन्ति इत्यत्र लकारः अस्ति। भवन्ति, भवति, भवत, भवन्ति। तो ध्यान चल गया होगा, बोलने से ही धातु रूप में जैसे ही बोला है भवति, भवत, भवन्ति, तो कौन सा लकार है इसमें? लकार यानी काल, है ना। काल को संस्कृत में लकार कहा गया है, तो लट लकार का सूचक है ये। लट लकार यानी वर्तमान काल की बात हो रही है, लट लकार। लंग लकार जो है वो भूतकाल से संबंधित होता है, ए भवत, ए भवताम, ए भवन। और लोट लकार की बात करें तो ये आज्ञार्थक होता है, भवेत, भविताम, भवेयु, भव, भवतम, भवेत। और लिट लकार जो है वो आपके लिट लकार भविष्य काल से संबंधित होता है। भविष्य काल से संबंधित है भवती, भवंती शब्द, भवती शब्द में। तो लिट लकार को में यदि इसको कन्वर्ट करेंगे तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यन्ति होगा इसका, अगर लिट लकार में बहुवचन में अगर हम इसको बोलेंगे तो। लेकिन यहाँ तो इसने पूछा है भवंती, तो भवंती शब्द जो है वो वर्तमान काल यानी लट लकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण वर्ण अस्ति। अल्प प्राण, महाप्राण, ये बाह्य प्रयत्न है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं और बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है, आपने पढ़ा होगा। तो महाप्राण भी आभ्यंतर प्रयत्न में से एक प्रकार है प्रयत्न का, जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण जो है वो प्रत्येक वर्ग का, 5 वर्ग हैं कै चट त पे, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है वो अल्प प्राण होता है। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाता है। और साथ ही स है, यानी कि आपके जो ऊष्म वर्ण हैं वो भी महाप्राण में शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण प्लस ऊष्म वर्ण स है। तो यहाँ देख लीजिए कौन सा वर्ण जो है वो महाप्राण दिख रहा है आपको। ग नहीं हो सकता, ये तो तीसरा वर्ण है तो अल्प प्राण हो गया। कै भी नहीं हो सकता, ये भी आपके अल्प प्राण है। यह भी नहीं हो सकता, ये भी अल्प प्राण वर्ण है। इसका मतलब यहाँ पर दूसरा वर्ण यानी कि ख इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। ख जो है वो महाप्राण वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेश्वराणी सूत्राणी कति संति। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर यानी कि शिव के द्वारा जो दिए गए, इसके लिए एक पंक्ति भी है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंच वारम। यानी नृत्य के अवसान पर शिव शंकर भगवान ने अपना ननाद नामक डमरू बजाया और उस डमरू के बजने से जो स्वर निकले उन्हें जो पाणिनि है उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, ग्रहण किया और लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया उनको ग्रहण करके, और वही जो है वो माहेश्वर सूत्र कहलाए। तो इन माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है बताओ? बिल्कुल सही, 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशलस्य शिक्षणस्य उपयुक्तम क्रम अस्ति। भाषा कौशल शिक्षण का उपयुक्त क्रम कौन सा है? भाषा कौशल बालक जब भाषा सीखता है तो किस प्रकार से वो सीखता है? देखें, उत्तर आपने दे दिया होगा। श्रवण, वदन, पठन और लेखन, यही इसका सही आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। श्रवणम, वदनम, पठनम और लेखनम। श्रवणम यानी पहले सुन करके, वदनम यानी कि बोल करके, है ना। वदन यानी मुख, वदन मुख का पर्यायवाची है, तो यहाँ वदन का तात्पर्य भाषण से है। बालक बोल करके अपने जो अभिव्यक्त करता है विचारों को, तो वो वदन हो गया, वदनम। पठनम पढ़ करके अर्थ ग्रहण करता है, और लिखनम यानी लिख करके अपने विचारों को प्रकट करता है। तो ये 4 कौशल है जिनका यही एक सही क्रम है इन चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्नेषु अन्भि प्रश्नो भवति। प्रस्तावना प्रश्नेषु अन्भि प्रश्नो भवति, यानी ये थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ गलत हो गया है।
टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कोई, यहाँ ये अन्मी नहीं है, ये अंतिम होगा यहाँ पर, है ना, ये गलत हो गया है यहाँ पे। अंतिम प्रश्नो भवति, प्रस्तावना प्रश्न में अंतिम प्रश्न कौन सा होता है? तो प्रस्तावना आपने पढ़े होंगे, प्रस्तावना बीएड की जब आपने ज़रूर प्रस्तावना प्रश्न बनाए होंगे पाठ की शुरुआत में, उनमें 4 प्रश्न एक दूसरे से लिंक होते हैं और 5वां प्रश्न जो होता है वो एक समस्यात्मक प्रश्न बच्चों के सामने हम रखते हैं जिसका वो जवाब नहीं दे पाते। तो यही है, प्रस्तावना प्रश्न का अंतिम प्रश्न जो है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदमानीय वर्ण है अस्ति, उपदमानीय वर्ण कौन से हैं? तो इसका भी एक सूत्र है, उपपदमानीय नाम उपपदमानीय नाम ओष्ठो, यानी ओष्ठ होठों का प्रयोग करते हुए जिन वर्णों को बोला जाता है वो है आपके उपपदमानीय वर्ण। उपपदमानीय नाम ओष्ठो। तो देखें आप इनमें से कौन सा वर्ग है जो जिसमें केवल होठों का प्रयोग होता है बोलते समय? कैक है नहीं है, कैक है तो कंठ से बोले जाते हैं, तैत है भी नहीं है, तैत है तो दांतों का प्रयोग होता है इसमें, और पैप है, पैप है आप बोल के देखेंगे, पै वर्ग जब आप बोलेंगे तो पै वर्ग जो है वो उसमें आप ओष्ठ का प्रयोग करते हैं पूरी तरह से, और यही पै और फै 2 वर्ण हैं जिन्हें उपदमानीय वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनय विधेय प्रयोग है कुत्र क्रियते, अभिनय विधि, अभिनय विधि का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता है? देखिए, नाटक में, पद शिक्षण में, गद्य शिक्षण में या कथा शिक्षण में, हैं? अभिनय, एक्टिंग, एक्टिंग कहाँ करेगा बालक, कब करेगा एक्टिंग? नाटक शिक्षण में, बिल्कुल सही, यही जवाब है इसका। नाटक शिक्षण के समय जो है अभिनय विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक भी कर सकता है और छात्रों से भी वो अभिनय करवा सकता है। कक्षा कक्ष अभिनय भी करवा सकता है, रंगमंच पर भी करवा सकता है। रंगमंच पे यदि करवाता है तो ये बहुत खर्चीली विधि कही जाती है इसको, नाटक विधि को, अभिनय विधि को। पद शिक्षण नहीं हो सकता, गद्य भी नहीं हो सकता, कथा भी नहीं हो सकता, तो हमारा सही आंसर होगा नाटक शिक्षण है। और नाट्य शिक्षक, नाट्य शास्त्र के रचयिता भी है, नाट्य शास्त्र रचना भी है भरत मुनि की, ग्रंथ है उनका नाट्य शास्त्र भरत मुनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदस्य मुखम अस्ति, वेदों का मुख है, वेदों का मुख किसे माना गया है? अध्यापक को, छंद को, व्याकरण को या शिक्षक को? कौन है वेद का मुख? वेद का मुख, ये टॉपिक भी है आपके, कौन सा? छंद, बिल्कुल सही, ये जवाब होगा इसका, छंद। वेद का मुख जो है वो छंद को कहा गया है। छंद आपने पढ़े होंगे, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, कई तरह के, लगभग 10-12 तरह के छंद है, और भी काफ़ी हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण इतनी हैं, आपने ज़रूर पढ़े होंगे ये सारे। मालिनी, इस तरह से सादुल विक्रीडितम, स्तग्धरा, इस तरह से ये कई छंद हैं, ये आपने ज़रूर पढ़े होंगे। तो वेद का मुख जो है वो क्या है? व्याकरण है। सॉरी, छंद मैंने आपको गलत बता दिया, क्योंकि छंद जो है वो वेद के पाद कहलाते हैं, यानी पैर कहलाते हैं। वेद के पैर जो है वो छंद कहलाते हैं, यानी वेदों को जो है, वेद जो है छंद के बिना अधूरे हैं, चल नहीं सकते। जिस प्रकार मनुष्य बिना पैरों के चल नहीं सकता, उसी प्रकार से वेदों को भी जो है बिना छंद की सहायता से वेदों की रचना नहीं हो सकती। इसलिए वेदों के पैर जो है वो छंद को कहा गया है। और वेदों का मुख जो है ना, यहाँ मुख की बात हो रही है, वेदों का मुख जो है वो व्याकरण है। वेदों का मुख व्याकरण को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदस्य पादम अस्ति, ये आ गया, देखिए ये मैं इस जगह थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ये मुझे याद रह गया। वेदस्य पादम अस्ति कि वेदों के पैर किसे कहा गया है? तो वेदों के पैर किसे कहा गया है अभी भी हमने बात कर ली, छंद को वेदों के पैर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायणे कति श्लोकाः सन्ति, रामायण में कितने श्लोक हैं? रामायण जो कि आदि ग्रंथ है, और जो आपके आदि कवि हैं कौन है? वाल्मीकि, उनके द्वारा रचित है रामायण। और इसमें श्लोकों की संख्या लगभग कितनी है? 24,000 श्लोक है रामायण के अंदर। 1,000 तो महाभारत में है श्लोकों की संख्या, वेद व्यास के द्वारा संकलित है महाभारत। और तो हमारा सही आंसर होगा 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्यामि इत्यत्र कै धातु, भविष्यामि शब्द में कौन सी धातु है? भविष्य, भविष्य, भव या भू, कौन सी धातु होगी? देखिए इसमें
भविष्यामी जो शब्द है वो शब्द कौन से प्रकार का है, कौन से लकार में है, कौन से काल का शब्द है ये लिट लकार यानी कि भविष्य काल से संबंधित है। क्योंकि जहाँ भी आपको से दिख जाए बीच में, पहचान करने का आसान तरीका है ये, बीच में आपको कहीं भी से दिख जाए छोटा षटकोण वाला, तो आप समझ जाएं कि ये लिट लकार की बात हो रही है, यानी भविष्य काल की बात हो रही है। तो भविष्यामी जो धातु है, इसमें धातु बताना है, शब्द भविष्यामी है। इस शब्द में धातु जो है वो मूल धातु भू है। भू से ही भव आदेश हुआ और भव आदेश से ये भविष्यामी शब्द बना है। भू धातु है, भव आदेश है, तो सही आंसर इसका होगा, धातु पूछिए तो इसकी भू धातु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म वर्ण है कै, बात हम कर चुके हैं पहले भी शायद। ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख विवर से श्वास, गर्म सांस आती है नाक से बाहर बोलते समय मुंह से, तो उन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो देखें कौन से हैं ऊष्म वर्ण। वै, वकारस्य दंतोष्टम, वै तो नहीं है, वै में तो दंत और ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है। से, सपेरे वाला। तै, तरबूज वाला। तै जो है वो दंत्य वर्ण है। ये जो है वो अंतस्थ वर्ण है। य व र ल 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंतस्थ यानी भीतर से सीधे बाहर आते हैं, अंतस्थ। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें? से होगा। से सपेरे वाला से, तो से है, ये 4 वर्ण हैं जो ऊष्म वर्ण की इस कैटेगरी में आते हैं और यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुष्क विधि कथ्यते। शुष्क विधि किसे कहा गया है? शुष्क विधि यानी सूखी विधि, नीरस विधि भी आप इसको कह सकते हो। कौन सी है देखें, टीका विधि, निगमन विधि, दंडान्वय विधि या भाषानुवाद विधि। कौन सी विधि है जो नीरसता महसूस करवाती है और जिसे शुष्क विधि भी कहा गया है? यहाँ सही आंसर होगा हमारा भाषा अनुवाद विधि। भाषा अनुवाद विधि जो कि बच्चों को भाषा को साथ साथ में अनुवाद किया जाता है। बच्चे, छोटी क्लास के बच्चे नहीं समझ पाते तो उनको दूसरी भाषा साथ में लेते हुए अनुवाद करते हुए उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, यही कहलाती है भाषा अनुवाद विधि। और इसे शुष्क विधि भी कहा जाता है क्योंकि छात्र इसमें नीरसता महसूस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस मॉडल टेस्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, निगमन विधि श्रेष्ठ भवति। निगमन विधि जो है वो श्रेष्ठ है, किस स्तर पर श्रेष्ठ है निगमन विधि? उच्च स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर या सभी स्तरों पर? सभी पे तो नहीं हो सकती। देखिए निगमन विधि होती क्या है, सबसे पहले तो ये देखें। निगमन विधि का तात्पर्य है पहले नियम बताए जाए, उसके बाद में उदाहरण दिया जाए। जैसे आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में यदि बच्चों को सबसे पहले नियम बताए जाते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि के उनको भेद बताए जाएँ कि स्वर संधि में भी दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है। उसके बाद उन संधियों के भी सूत्र बताए जाए, अक, सवर्ण, दीर्घा, इको, यण, ची। ये सारे नियम बताना और लास्ट में फिर उनको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना। तो ये विधि जो है निगमन विधि कहलाती है। और ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, बालक नहीं समझ पाते। तो कौन से स्तर के लिए उपयुक्त हो गई है? उच्च स्तर के लिए उपयुक्त हो जाती है ये विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि इसे कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।